हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे और सबकी दिवाली और बहुत ही हैप्पी बीती होगी। तो चलिएगा, हम लोग आफ्टर दिवाली हम लोग क्लास को फिर से कंटिन्यू करते हैं। इंग्लिश ग्रामर की आज क्लास नंबर 22 है। तो फ्रेंड्स चलिएगा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। अपना पहला क्वेश्चन है, वर्ड्स रिटन ऑन द टोम्ब ऑफ अ डेड पर्सन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेज, एंटोनिम, सिनोनिम, ठीक है, प्रोवर्ब्स। ये कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिसको आप लर्न करें प्रैक्टिस के माध्यम से, और कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं है कि आप इसको लर्न कर सकते हैं। बस एक तरीका है, बार बार प्रैक्टिस करें। और रूट वर्ड्स कुछ होते हैं और कुछ सफिक्स प्रीफिक्स जो कि मैं बताने का अक्सर प्रयास किया करती हूँ। ओके, तो चलिएगा बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन आंसर दें फटाफट। अपना है, यानी कि मृत व्यक्ति के टोम्ब यानी कि कब्र पर क्या लिखा जाता है। एपिग्राफ कहलाता है, एपीलॉग कहलाता है, या एपीटाफ कहलाता है, या इटिमोलॉजी कहलाता है, बताएं। देखिएगा फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर की अगर हम सभी बात करें तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा एपिटाफ। ठीक है, इसको बोलते हैं समाधि लेख। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एपिटाफ, एपिटाफ मीन्स होता है समाधि लेख। एपिग्राफ मीन्स क्या होता है, सभी बच्चे हिस्ट्री पढ़ते होंगे तो उसमें शिलालेख का जिक्र आता है। अशोक के शिलालेख को लेकर के बहुत से बच्चे बहुत ध्यान से देखते हैं, तो शिलालेख मतलब होता है एपिग्राफ। ठीक है, अगर कहीं बच्चों एपिग्राफ लिखा रहे तो उसका मीन्स होता है शिलालेख, और एपिलॉग कहीं लिखा रहे तो उसका मीन्स होता है कंक्लूजन। इट मीन्स यू कैन से उपसंहार इन हिंदी। ओके, तो ये आपका एपिलॉग हो गया। और आपका एपिटाफ मीन्स समाधि लेख, आई हैव टोल्ड यू। ठीक है, समाधि लेख। और लास्ट है क्या है, इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी मीन्स होता है व्युत्पत्ति विज्ञान। ठीक है, व्युत्पत्ति विज्ञान, इसका मीन्स क्या होता है, शब्दों का विज्ञान, मतलब कि कौन से शब्द की ओरिजिन कहाँ से हुई है, तो इटिमोलॉजी कहलाता है। ठीक है, तो एपिग्राफ मीन्स होता है शिलालेख, एपिलॉग मीन्स उपसंहार, और एपिटाफ मीन्स होता है समाधि लेख, और इटिमोलॉजी मीन्स होता है व्युत्पत्ति विज्ञान। तो अपना करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इसके सारे ऑप्शंस को आप नोट डाउन करें, लर्न करें। दीज ऑप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर, उसको क्या कहते हैं, एक भारी संख्या में मछलियों का तैरना। सभी बच्चे देखे होंगे समुद्र वगैरह में एक तरह की मछलियां एक झुंड में तैरती हैं, और ऐसी स्थिति में दोस्तों मछलियों का प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो उसके लिए हम सभी क्या यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रूप यूज होगा कि स्वार्म की लिटर या शोल। बताइए, शोल को स्कूल भी कह सकते हैं। ठीक है, ये भी होता है, तो याद रख लें फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी ऑप्शन को देख लें, जैसे देखिए शोल है तो शोल ऑफ फिश होगा, ना कि फिशेस, क्योंकि एक तरह की मछलियां हो तो उसका प्लूरल नहीं बनता। शोल ऑफ टूरिस्ट भी मिल सकता है आपको। ठीक है, व्यक्तियों या वस्तुओं का इकट्ठा एकत्रित समूह होता है आपका ये शोल ऑफ टूरिस्ट। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा सा मैनेज करिएगा, गले में प्रॉब्लम है, बट आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है, बट आप इसको थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, इग्नोर करिएगा। ट्रूप क्या होता है, तमाशा करने वालों का समूह, तो उसको ट्रूप कहते हैं। ठीक है, तमाशा करने वाले के समूह को ट्रूप कहा जाता है। स्वार्म कहते हैं फ्लाइज के झुंड को, मधुमक्खियों का झुंड, बीज का झुंड, तो उसको स्वार्म ऑफ फ्लाइज कहेंगे। लिटर कहते हैं कुत्ते बिल्ली के बच्चों के समूह को लिटर कहा जाता है। ठीक है, तो सोल अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। वन हु लेंड्स मनी एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट इज कॉल्ड। बताइएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो हाई इंटरेस्ट पर यानी कि सूद को बढ़ा करके अगर कोई व्यक्ति जो है क्या कह सकते हैं, जो है अधिक ब्याज पर कोई व्यक्ति अगर
पैसे देता है तो उसको क्या कहेंगे? बैंकर कहेंगे? नहीं। इम्पोस्टर भी नहीं, फॉर्मर भी नहीं, उसको अश्योरर कहते हैं। अश्योरर को हिंदी में कहते हैं सूदखोर, ठीक है। यानी कि हाई इंटरेस्ट पर जो पैसे उधार दे, ठीक है, ठीक है, तो उसको सूदखोर कहा जाता है, ठीक है। बैंकर का मतलब अगर आप देखें तो इसका मीन्स होता है महाजन, ठीक है, यानी कि व्यापारी। आप इसको इनफॉर्मली जान सकते हैं कि जो है इनफॉर्मली जान सकते हैं कि यहाँ बैंकर का मीन्स महाजन होता है, लेकिन यहाँ पर हाई इंटरेस्ट पर जो सूद ले जो है करता है, पैसे को उधार देता है, तो उसको सूदखोर बोला जाता है। बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। अरे और इम्पोस्टर मीन्स क्या होता है? इम्पोस्टर मीन्स होता है बहरूपिया, और फार्मर मीन्स होता है भूतपूर्व। तो आप इसको समझ लें, ठीक है। तो अपना बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आई फेल्ट अ फिश आउट ऑफ वाटर अमंग द लॉयर्स। यहाँ देखिएगा, अ फेल्ट अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मीन्स क्या होगा? अंडरलाइन वर्ड का क्या मतलब है? एक आइडियमिक एक्सप्रेशन है, एग्जाम में पूछता है। आपको सीधे से ध्यान रखना है कि कोई भी मछली पानी से बाहर आएगी तो प्रॉब्लम में रहेगी, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में रहेगी और अनकंफर्टेबल फील करेगी। बस आप फटाफट आंसर कर दें तो डी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है। अब देखिए, आई फेल्ट मुझे महसूस हुआ, लॉयर्स यानी कि यहाँ वकालत का मतलब है। लॉयर मीन्स होता है वकालत। वकीलों के बीच में कैसा? अनकंफर्टेबल, ना कि हैप्पी, प्राउड और स्पेशल अपना करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, ठीक है, या इन अ अनकंफर्टेबल सिचुएशन। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इन एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन इसका मीन्स होगा, या डिफिकल्ट सिचुएशन मीन्स अ फिश आउट ऑफ वाटर। ओके, आगे बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। जॉन इज हाईली क्वालिफाइड फॉर द जॉब बट हिज इनडिसिवनेस, इसका मीन्स होता है निर्णय न ले पाना, ठीक है। इनडिसिवनेस मतलब होता है निर्णय न ले पाना। तो अब देखिएगा, विल बी हिज एकिल्स हिल, इसका मीन्स क्या होता है? तो एकिल्स हिल एक प्रकार का मतलब माइथोलॉजी का या लीजेंड्रिक एक्सप्रेशन है। एकिल्स हिल मतलब होता है कि वैल्यूनरेबल पॉइंट, यानी कि इसको आप वीक पॉइंट भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि किसी का ऐसा मतलब किसी के ऐसी कमजोर नस, जैसे हम सभी जानते हैं अपने माइथोलॉजी में कि रावण के नाभि में अमृत का कुंड था, तो उसको वीक पॉइंट माना जाता है। अभिमन्यु की बात करें तो चक्रव्यूह में अंदर जाना आता था बट बाहर निकलना नहीं आता था। तो ऐसे कुछ चीज़ें, कर्ण के कवच कुंडल को देख लें तो कुछ ऐसी बात होती है जो किसी के मृत्यु का या किसी के हराने का कारण हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम सभी वैल्यूनरेबल पॉइंट यानी वीक पॉइंट कहेंगे। एक्चुअली ये ग्रीक माइथोलॉजी में एकिल्स नाम का एक योद्धा था जिसकी माँ ने भगवान से वरदान मांगा था, तो उसको एक प्रकार का जल प्रोवाइड किया गया था जिसमें उसका पैर लटका करके उसको उसमें कह सकते हैं नहलाना था। तो उस माँ ने उसकी दोनों एड़ी को पकड़ लिया था, तो पूरी बॉडी तो मतलब मजबूत बन गई बट एड़ी उसका रह गया, ठीक है। तो उसी एड़ी पर जब युद्ध में प्रहार हुआ ट्रोजन वार में, तो उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर ये एकिल्स हिल का मतलब हो गया। एकिल्स हील का मीन्स किसी का वीक पॉइंट, तो इसको ध्यान रखिएगा, वैल्यूनरेबल पॉइंट या वीक पॉइंट। स्ट्रांग पर्सन, स्ट्रांग पॉइंट और डाउनफॉल मीन्स पतन, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। इतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने का प्रयास बच्चों इसीलिए किया जाता है ताकि आपको किसी भी प्रकार से बातें याद हो जाएं। ओके, तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। रेनिंग कैट्स एंड डॉग मीन्स, कैट्स एंड डॉग मीन्स क्या होता है? कैट्स एंड डॉग्स मीन्स, पहला कह रहा है ड्रिजलिंग यानी कि बूंदाबांदी, दूसरा थिनली, तीसरा हैविली और चौथा कह रहा है नम ऑफ द एबव। तो मूसलाधार वर्षा या अतिवृष्टि, जिसको ज्योग्राफी में वृष्टि कहते हैं ना वर्षा को, तो यहाँ पर अतिवृष्टि या मूसलाधार वर्षा को हम सभी क्या कहते हैं? टू रेन हैविली हैं। तो यहाँ पर कैट्स एंड डॉग यानी कुत्ते बिल्ली जैसा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा?
ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अपने यहाँ एक और वर्ड होता है मंकीज वेडिंग। जैसे आप कभी कभी देखते हो मौसम का ऐसा सिचुएशन बनता है कि कभी धूप कभी मतलब एक तरफ धूप भी रहेगा, दूसरी तरफ बारिश भी होगी। तो कहते हैं ना कि जो है अपने यहाँ लोकेलिटी में कि जयकाल की शादी हो रही यानी सियार का विवाह हो रहा है, तो उसको इंग्लिश में मंकीज वेडिंग कहा जाता है, ठीक है। मंकीज वेडिंग, तो इसको ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एग्जाम में आते हैं और आपको जानने होंगे, ठीक है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल यस्टरडे। यहाँ पे रिलीज को आपको हटाना है, तो रिलीज को हटाएंगे तो किसी तीन ऑप्शन में से एक ऑप्शन करेक्ट करें, अदरवाइज अगर नहीं हटेगा तो नो इम्प्रूवमेंट विल बी राइट आंसर। बताएं, ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल यस्टरडे, हटा सकते हैं ना, बिल्कुल। लेट आउट नहीं होगा, डिस्चार्ज अपना करेक्ट आंसर है। किसी भी व्यक्ति को हॉस्पिटल से जब ले जाया जाता है तो उसको डिस्चार्ज किया जाता है, ना कि रिलीज। रिलीज वर्ड जेल से या कैद से रिलेटेड है, कि किसी को जमानत मिलना या छुटकारा मिलना तो रिलीज कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्चार्ज अपना करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट्स, इजंट इट। तो यहाँ पे इजंट इट क्या सही है, बताएं। यदि इजंट इट सही है तो नो इम्प्रूवमेंट, अदरवाइज ए बी सी में से कोई एक आंसर होगा। तो आपको बताया गया था फ्रेंड्स कि क्वेश्चन टैग होता है, तो जो क्वेश्चन टैग होगा, यदि अगर आपका स्टेटमेंट अफर्मेटिव में है तो टैग निगेटिव में होगा, यदि स्टेटमेंट निगेटिव में है तो टैग अफर्मेटिव में होगा। यही आपको बताया गया था, तथा टेंस नहीं चेंज होगा। तो चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ पे इजंट यानी कॉन्टिन्यूअस कैसे ला सकते हैं, और चिल्ड्रन के लिए इट लगेगा भी नहीं क्योंकि ये प्लूरल है तो दे को फॉलो करेगा। तो डू दे इज इट नहीं, डोंट दे ये करेक्ट होगा क्योंकि चिल्ड्रन की वजह से दे आएगा, और लाइक प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डोंट दे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर है, ओके। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। चेंज द वॉइस। सेंटेंस है, इज द कारपेंटर मेकिंग अ चेयर। ऑप्शन नंबर ए, इज अ चेयर मेड बाय द कारपेंटर। ऑप्शन नंबर बी, is a chair being made by the carpenter. Option number C, is a chair is being made by the carpenter. And D, has a chair been made by the carpenter. आप देख पा रहे हैं ना कि इज द कारपेंटर ये कौन सा टेंस है, तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और कॉन्टिन्यूअस में भी कौन सा कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तो आपको पता चल गया ना कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो बिंग लगेगा। अब जब आपको ध्यान है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बिंग लगता है, इज एम आर वॉज वर प्लस बिंग, तो आप यही कौन सा करेक्ट कर देंगे, पहला नहीं होगा, दूसरा होगा, तीसरा चौथा भी नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से बच्चों जब आप आंसर करेंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपके क्वेश्चन भी कम समय में करेक्ट होंगे, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सारे मेथड कि कैसे आपको एग्जाम में अप्लाई करना है इन सारे ट्रिक्स को, ओके। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, इसमें भी वॉइस को चेंज करना है। दे आर मेंडिंग अ पेंसिल, आपको पता चल गया आर है, इज एम आर वॉज वर बींग लगता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो आप चलेंगे कर फटाफट आंसर करिए, ए बी सी डी में से कौन सा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बताएं। अ पेंसिल, यहाँ पे अ पेंसिल आपका आगे आएगा तो सब में है, बट आपको इज भी मिलना है, तो देखिए डी में नहीं है तो डी हटा दें, ठीक है। अब आपको बिंग बिंग चुनना है तो सी में बिंग नहीं है, ये भी हटा दें। इसका मीन्स आपको पता चल गया कि बिंग लगेगा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई देम दोनों में है, तो मेंड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेंड का थर्ड फॉर्म मेंडेड होता है, तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो गया। बी भी नहीं है क्योंकि मेंड मीन्स होता है रिपेयर यानी किसी चीज की मरम्मत करना, ठीक है। तो ए अपना करेक्ट आंसर, ओके। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे। चेंज द नरेशन, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चंस बनाए जाते हैं या प्रोवाइड किए जाते हैं
क्योंकि आपको वही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जिस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं. ओके, यू विल हैव टू गो बट राइट पाथ. ओके, यू हैव नॉट टू वेस्ट योर टाइम. ही आस्क्ड मी हाउ इज योर मदर. बताइएगा क्या हो जाएगा, हाउ इज योर मदर. इसी को ध्यान में रखना है. बाकी देखिए सेम सेम है चारों में. ठीक है, तो आप आगे बढ़े. अब ये आपको ये भी पता है कि क्वेश्चन वर्ड ही एज अ कंजक्शन यूज होता है. तो देखिए चारों में लगा, इसका मीन्स अब आगे ही जो खेल होगा वो होगा. तो देखिए हाउ जब मतलब आप ऐसे समझें, क्वेश्चन वर्ड जब कंजक्शन बनता है तो इसके बाद तुरंत सब्जेक्ट आता है. किस में आया है, आप देखिए पहले में नहीं आया है भूल जाइए, लास्ट में नहीं आया है भूल जाइए, यानी दूसरा तीसरा में से कोई करेक्ट आंसर होगा. अब और आगे बढ़िएगा. अब दूसरे में देखिए यहाँ पर योर है तो मी के अनुसार माई बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है एक दो तीन होता है और एस ओ एन होता है, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज. ठीक है, तो अब आपका देखिए योर आपका माई बन जाएगा. माई बन जाएगा तो बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा. वाज आपका अंत में आ जाएगा क्योंकि क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट प्लस वाज. ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. बी ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा. चेंज द नरेशन. द बॉय सेड आई शैल कम विथ यू. क्या चेंज करना पड़ेगा, सेड को चेंज करेंगे, नहीं चेंज करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट आया ही नहीं है. तो आप चलिए ट्रिक को पकड़ते हैं. लास्ट में टोल्ड दिया है, गलत हो गया क्योंकि जब ऑब्जेक्ट आए नहीं तो नहीं चेंज कर सकते. फिर देखिए असर्टिव सेंटेंस है तो इफ भी नहीं लग सकता, डी भी खत्म हो गया. करेक्ट आंसर ढूंढने के बजाय इनकरेक्ट ढूंढें ताकि आप एक जो है नेगलेक्ट कर सकें कर इनकरेक्ट आंसर को, ताकि आपको करेक्ट आंसर में पहुंचने में आसानी हो. तो दोनों गलत हो गया. इसका मीन्स बी, ए या बी में से कोई ऑप्शन करेक्ट होगा. अब देखिए जब आपने देख लिया, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो दैट लगाएंगे तो ये ऑप्शन आपको करेक्ट मिल गया. बी में कोई कंजक्शन ही नहीं लगा है तो आपको ये ऑप्शन करेक्ट मिल गया. आपको कहीं जाना ही नहीं है. ओके, तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ए अपना करेक्ट आंसर है. लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 13. चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड. बताइए एंटोनिम बताना है. अपोजिट मीन्स एंटोनिम. कंटेंटेड मीन्स क्या होता है, हैप्पी होता है. कंटेंटेड मीन्स क्या हो, आपने सुना होगा ना, कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस, संतोषम परम सुखम. आपने जरूर सुना होगा कहीं ना कहीं. तो कंटेंटमेंट मीन्स होता है संतोष, उसी से कंटेंटेड बना है. तो हैप्पीली, इम्पटीड और आपका डिससेटिस्फाइड और अनफ्रेंडली में से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. कंटेंटेड मीन्स होता है डिससेटिस्फाइड, यानी कि क्या कर सकते हैं, संतोष और संतोष का उल्टा असंतोष. ठीक है, संतुष्टि और असंतुष्टि अपोजिट मीनिंग ही ढूंढना है. ठीक है, तो आपने देख लिया हैप्पी, इम्पटीड और अनफ्रेंडली होगा ही नहीं. कंटेंटेड मतलब था संतोष या संतुष्ट. तो डिससेटिस्फाइड मीन्स होता है असंतुष्टि. ओके, और इसका सिनोनिम अगर जानना चाहें डिससेटिस्फाइड का तो आप कह सकते हैं ना अनएग्री. ठीक है, क्या कर सकते हैं, अनकंटेंटेड, सीधे आपका मिल जाएगा. ठीक ना, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 14. चूज द वर्ड सेम इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड. पहला पैसिफाई, दूसरा पैसिफाई का सेम मीनिंग. क्वेश्चन के इंस्ट्रक्शन को समझना है. सेम मीनिंग मीन्स सिनोनिम. पेसिफाई मीन्स होता है शांत करना, शांत रहना. सेटिस्फाई नहीं होगा, रिजेक्ट नहीं होगा. रिजॉइस मीन्स आनंद नहीं होगा. काम डाउन, काम डाउन मीन्स क्या होता है, लोग कहते हैं ना शांत रहो शांत रहो. इसका सिनोनिम देखे अपोज, एड अपीज, ए डबल पी ई ए एस ई मतलब होता है शांत रखना. ए डबल एस यू ए जी ई एस यूज मतलब भी होता है शांत रहना. कंसीलिएट मीन्स भी है ना, कंसीलिएट CONCILIAT, इसका मीन्स भी होता है शांत रहना. ठीक है, तो काम डाउन इसका सेम मीनिंग है, सेम मीनिंग पूछा है. सेटिस्फाई मीन्स आप जानते हो संतुष्ट करना. रिजेक्ट मीन्स होता है किसी चीज़ को छोड़ देना. रिजॉइस मीन्स होता है आनंद. क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, अपोजिट पूछा है. ठीक है, बताइएगा. डेमोलिश, डेमोलिश मीन्स क्या होता है, ध्यान रखिए. डेमोलिश मीन्स होता है किसी चीज़ को गिराना, बर्बाद करना. ठीक है, शिफ्ट होगा नहीं, रिपीट होगा नहीं. बिल्ड अपना करेक्ट आंसर है, हाइड भी नहीं होगा. बिल्ड मीन्स होता है बनाना और डिमोलिश मीन्स होता है ढहाना या गिराना.
इरेक्ट, इसका आप और भी वर्ड लिखे तो इरेक्ट मीन्स होता है बनाना, कंस्ट्रक्ट मीन्स होता है बनाना, ठीक है, किसी चीज़ का निर्माण करना, और फैब्रिकेट मीन्स भी बनाना या निर्माण करना, ठीक है, फैब्रिकेट मीन्स भी बनाना या निर्माण करना। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16। मोहन्स essay डैश द फर्स्ट प्राइज योर्स गेट द सेकेंड। आपको बताना होगा यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स वाले में क्या सही है। विल बी गेटिंग, विल गेट, गेट्स या इज गेटिंग, क्या करेक्ट होगा। देखिए ध्यान रखिएगा, पहले वाले क्लॉज में आप वही सेट करेंगे जो बाद में होगा। तो करा मोहन का ऐसे विल बी गेटिंग, ये फर्स्ट प्राइज पा रहा होगा, तुम्हारा सेकंड, तो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट आ रहा है ना, तो आगे भी प्रेजेंट होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, गेट्स हो जाएगा। ओके, तो मोहन्स ऐसे गेट्स द फर्स्ट प्राइज, योर्स गेट्स सेकेंड, मतलब तुम्हारा पोजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, पोजेसिव प्रोनाउन है यहाँ पे, अगर योर होता तो एडजेक्टिव होता। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अ फ्यू स्टूडेंट्स न्यू द आंसर, बताइए फ्यू स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। और दूसरा भी देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन टैग ढूंढना है, तो यहाँ पर आपको मिल रहा है अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव में आपको मिल जाएगा करेक्ट आंसर, तो इसका जो टैग होगा वो निगेटिव में होगा। तो यहाँ पर देखिए न्यू यानी कि सेकेंड फॉर्म, तो अब डिंट दे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो 17 का ऑप्शन नंबर सी डिंट दे हो जाएगा, स्टूडेंट की वजह से दे, तथा जो क्वेश्चन टैग है वो निगेटिव में रहेगा क्योंकि स्टेटमेंट अफर्मेटिव में है। क्वेश्चन नंबर 18 आगे ही देखिएगा, इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू, तो फॉरगिवनेस या फॉरगिव या फॉरगिवन या फॉरगिविंग, तो ध्यान रखिए कभी भी सब्जेक्ट आता है आगे और सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन रहता है, ठीक है, तो नाउन या प्रोनाउन जब रहेगा तो फॉरगिवनेस किसी भी सेंटेंस के अंत में नेस सफिक्स लिया हो, आई ओ एन हो, ए टी आई ओ एन हो, डबल एस आई ओ एन हो, डम हो, तो ये सब नाउन होता है, ठीक है, और नाउन ही हमेशा सब्जेक्ट बनता है, नाउन या प्रोनाउन। फॉरगिव ये वर्ब है, नहीं बनेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म भी नहीं बनेगा, तब बन सकता था जब पार्टिसिपल की तरह एडजेक्टिव बनता, और फॉरगिविंग भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द डैश कह रहा है इशू ऑन इंडिया एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज रियली इंटरेस्टिंग। इशू क्या है, इशू एक नाउन है ना, मुद्दा, तो लेटेस्ट यानी कि हाल ही में, ठीक है, तो लेटेस्ट कहीं पर लिखा हो तो आप इसको करेक्ट कर दें। लेटर मीन्स होता है बाद में, जैसे हम कह दें आई विल टेल यू लेटर, मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगी, तो लेटर मीन्स होता है बाद में, और LATTER हो तो उसका मीन्स होता है क्रम में, बाद में, जैसे आप कहते हो ना कि मतलब पहले, वैसे जो है होता है ना आपका, तो ये आपका लास्ट जो है सुपरलेटिव है, लेटर कंपरेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी नहीं होगा, यहाँ पर आपका लेटेस्ट यानी सी होगा। लेट मीन्स होता है हाल, ये लेट मतलब देर, और लेटेस्ट मीन्स होता है हाल ही में, तो हाल ही में यानी मोस्ट लेटेस्ट। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सबका करेक्ट आंसर, लेटर मीन्स होता है बाद में, लेट मीन्स होता है देर, लेटेस्ट मीन्स होता है हाल ही में, और लेटर मीन्स होता है क्रम में, बाद, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, लास्ट बट नॉट लीस्ट वी इन होप दैट थिंग्स विल इम्प्रूव इवेंचुअली, बताइएगा ब्रिंग होगा, लिव होगा, स्टे होगा, सर्वाइव होगा, कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए जब ये फ्यूचर है बाद में तो आगे प्रेजेंट होगा, अब सभी प्रेजेंट है, तो वी लिव इन होप यानी हम आशान्वित होकर जीते हैं, ठीक है, कि मतलब घटनाएं जो है ठीक हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, थिंग्स विल इम्प्रूव इवेंचुअली, यानी कि सब चीज़ सुधर जाएगा समय के साथ। तो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये 20 क्वेश्चंस जो आपको दिए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको नोट डाउन करें, लर्न करें, क्योंकि वर्ड पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको कंटिन्यूअसली आप इसको देखते रहें और बार बार अपने चीज़ों को रिवाइज करते रहें। थैंक्स अ लॉट, आपने बहुत धैर्य से सुना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।